हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका IRCTC चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की जो ये अपनी वीडियो रहने वाली है उसमें हम ल्यूसेंट के जो सामान्य विज्ञान की ल्यूसेंट की बुक है उसमें से केमिस्ट्री के 800 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? 800 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों करेंगे। देखो, इससे पहले मैंने भौतिक विज्ञान, वो भी ल्यूसेंट के ही थे, ल्यूसेंट के 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट क्लास है ये केमिस्ट्री के हम कितने क्वेश्चन करेंगे? 800 क्वेश्चनों को पूरा करेंगे। इसमें से ये भाग पहला है। कौन सा? ये भाग पहला है जिसमें से हम आज के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आइए अपने क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका पहले का सही आंसर होगा डी, एंटोनी लेवोइसियस को। एंटोनी लेवोइसियर को माना जाता है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, द्रव की अवस्था को अधिकतम संख्या क्या है? द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो द्रव की मुख्य रूप से तो 3 अवस्था होती है। कितनी होती है? 3। लेकिन यहाँ पे अधिकतम पूछा गया। क्या पूछा गया? अधिकतम। तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा 5। द्रव की अधिकतम अवस्था कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है। लेकिन यदि मुख्य रूप से पूछे तो 3 होती है। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा रहेगा, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश 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 अवस्था शामिल नहीं होती है। देखो, गैसीय, द्रव और ठोस तीनों भौतिक अवस्थाएं होती हैं। गैस है, द्रव है और ठोस तीनों भौतिक वर्गीकरण में शामिल होती है। लेकिन कोलाइडी जो अवस्था होती है वो द्रव की अवस्था तो मानी गई है, लेकिन भौतिक वर्गीकरण में इसको शामिल नहीं किया गया है। अर्थात अपने तीसरे का सही आंसर ए हो जाएगा, कोलाइडी अवस्था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। यानी पदार्थ की कौन सी एक अवस्था है जिसको हम कम घनत्व वाली गैस को कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त करते हैं? तो बोस-आइंस्टीन घनीभूत, ये एक पदार्थ की अवस्था होती है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जो चौथे का अपना सही आंसर हो जाएगा सी, बोस-आइंस्टीन घनीभूत अवस्था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना 5वां रहेगा, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? यानी मिश्रण का गुण नहीं है पूछा गया है। तो देखो, हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। इनकी संरचना नियत होती है, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों द्वारा बना होता है। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का द्वारा बना होता है, तो मिश्रण सही है। इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही, अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, तो ये भी बात सही है। लेकिन इसमें जो है इनकी संरचना नियत होती है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है, मिश्रण का ये गुण नहीं होता है। तो 5वें का अपना सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद यौगिक होता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो पानी एक मूलभूत तत्व है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी क्या है? ऑक्सीजन, और देखो H2O होता है ना, H2O ये सूत्र होता है पानी का। तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये यौगिक है। क्या है? यौगिक है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि ये क्या है, एक यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या कण है, तो ये एक यौगिक कहलाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 7वां है। देखो, हवा पूछा गया। हवा क्या है? हवा एक है, शुद्ध मिश्रण है, केवल यौगिकों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, 2 तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो हवा की बात करें तो डी ऑप्शन सही होगा, 2 तत्वों और यौगिकों का मिश्रण कहलाती है। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना 8वां है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित
में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना गया है। देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये कार्बन का, जैसे कार्बन हम 12 लेते हैं, इसका 1/12वां भाग माना जाता है। कौन सा? 12वां भाग माना जाता है इसमें से। तो इस 12वें भाग की परमाणु तुलना की जाती है। तो यहाँ पे देखें तो 8वें का सही आंसर अपने डी रहेगा, कार्बन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम ये किसने कहा था? ये कणाद ने कहा था। किसने कहा था? ये सीधा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक थ्योरी है। सीधा किसने कहा था? तो ये कणाद के द्वारा कहा गया था। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 10वां रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से एक मिश्रण नहीं है। देखो, कांच मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण है और पीतल भी मिश्रण है, लेकिन ग्रेफाइट अपने आप में अलग है। देख, कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन कार्बन के अपरूप हैं। ये प्योर कार्बन से ही बना होता है, किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं है। जबकि कांच तो SiO2 होता है, सिलिका SiO2, सिलिकॉन ऑक्सीजन होता है, इस्पात भी मिश्रण है और पीतल भी मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11वां रहेगा अपना, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? हमें पूछा गया रासायनिक यौगिक कौन सा है। वायु रासायनिक यौगिक नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन तो तत्व है, पारा भी Hg अलग तत्व हो जाएगा, लेकिन अमोनिया NH3, अमोनिया का सूत्र क्या? NH3, एक रासायनिक यौगिक कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? अर्थात जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। अच्छे से याद करें, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत था सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में 13वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी परमाणु के लिए प्लंग पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लंग पुडिंग जो मॉडल है इसको क्या कहते हैं? इसको तरबूज मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसे जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन के द्वारा। तो 13वें का अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, जे थॉमसन ने दिया था। कौन सा? प्लंग पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? यानी परमाणु के 3 मूलभूत कण कौन से हैं या अवयव कौन से? क्वेश्चन ये पूछा गया। यहाँ पे कण भी आ सकता है, ठीक है, कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव या कण कौन से हैं? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। देखो, इसमें आयन नहीं मान सकते और ये प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये ट्रिशियम, ये तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। यहाँ देखें, अपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये किसी भी पदार्थ के 3 आधारभूत या मूलभूत कण या अवयव होते हैं, तो बी सही ऑप्शन है। लेकिन ये जी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। किसके? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। ये भी यहाँ से याद करना आप। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 15वां रहेगा, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो बी सही ऑप्शन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या अगर जोड़ देते हैं तो बराबर मास यानी द्रव्यमान आ जाता है। क्या आ जाता है? द्रव्यमान आ जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? न्यूक्लियॉन नहीं है अर्थात न्यूक्लियॉन का मतलब होता है जो नाभिक में रहता है। किसी परमाणु, देखो ये परमाणु है, ठीक है, और ये परमाणु का नाभिक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। इसके अलावा हम प्रोजेस्ट्रॉन को भी मान सकते हैं। तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोजेस्ट्रॉन तो कण बनाए जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे बात करें, जबकि इलेक्ट्रॉन को इनकी कक्षाओं में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, कक्षाओं में, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी रहते हैं, न्यूट्रॉन भी हो और प्रोजेस्ट्रॉन को अपन मानते हैं। लेकिन न्यूक्लियन नहीं है, न्यूक्लियन का मतलब होता है जो नाभिक में रहता है, जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कक्षा में रहते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो 17वें का सही आंसर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई है। इसके बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? देखो यहाँ देखें अपन, तो यहाँ सीधा अगर ऑप्शन देखें तो उदासीन तो होगा नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपन E- के रूप में लिखते हैं, तो उदासीन नहीं होगा, सकारात्मक नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। ये नकारात्मक दिखा, नेगेटिव चार्ज दिखा, तो सीधी इस लाइन को अपन सही कर लेंगे। देखो अब इसको पूरा भी पढ़ लेते हैं अपन कि देखो सी इसका तो सही आंसर है। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण है। ये इलेक्ट्रॉन बीटा कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम बीटा कण भी कह सकते हैं, ठीक है, जो नकारात्मक होते हैं, अर्थात E- के रूप में लिखते हैं इलेक्ट्रॉनों को, इसलिए इसे नकारात्मक है। उदासीन नहीं होता है, सकारात्मक नहीं होता है और शून्य भी नहीं होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कण से विपरीत कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिकण कहा जाता है। तो 19वें का सही आंसर बी हो जाएगा, उनको प्रतिकण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोजेस्ट्रॉन होता है। तो 20वें का सही आंसर ए हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल माना जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में डैश 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 मुक्त की उपस्थिति से विद्युत धारा का सुचालक बनाती है। यानी विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण? अरे क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया है कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। लेकिन ये पदार्थ की बात कर रहा है, विलयन की नहीं। विलयन में तो धन आयन और ऋण आयन, आयनों के कारण विलयन में पूछे तो धन आयन और ऋण आयन अर्थात आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन पदार्थ की बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अर्थात 21 का सही आंसर बी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने किसकी खोज की थी? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। 23 नंबर का क्वेश्चन है, कण बोसोन नाम का संबंध किससे है? जो कण बोसोन का नाम किससे संबंधित है? तो ये एस.एन. बोस ने, अर्थात एस.एन. बोस नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन कणों की खोज की थी, यानी कणों का नामकरण किया था। बोसोन कण किसने दिए थे, यानी कणों का नाम किसने दिया था? तो ये एस.एन. बोस ने दिया था। 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है पूछा गया है। देखो, एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, तो बिल्कुल गलत। नाभिक में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं है, नाभिक में कक्षाओं में रहते हैं, प्रोटॉन तो ज़रूर होता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन केवल नहीं होते, प्रोटॉन भी होता है साथ में। तो डी ऑप्शन सही है, 24 का आंसर डी है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। तो एक परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। अगर आपको इसके बारे में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है डिटेल से पढ़ना है तो मेरे लैब असिस्टेंट की क्लास ले रखी है, उसमें परमाणु संरचना जो क्लास है वहाँ जाके आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, मतलब कि कौन कौन से विद्यमान होते हैं, उन सारे डिटेल से इन चीज़ों को भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद अपन 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। देखो,
विभिन्न तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। तो बिल्कुल सही है कि अलग अलग भले तत्वों के परमाणु हैं लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। इसके बाद में किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या अलग अलग भी हो सकती है। तो बिल्कुल अलग अलग भी हो सकती है। किसी तत्व के सभी परमाणु प्रोटॉनों की संख्या समान हो सकती है। तो बिल्कुल सही, प्रोटॉन की संख्या भी समान हो सकती है। इसके अलावा हम डी ऑप्शन को देख लेते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होती है। देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सकती है लेकिन सदैव समान हो ये बिल्कुल गलत होता है। सदैव लिख लिया, एक छोटी सी बारीकी से यहाँ से मिस्टेक है बस। सदैव यहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ है मतलब हमेशा, तो हमेशा नहीं हो सकती। समान जरूर हो सकती है लेकिन हमेशा है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार पुनः देखो। परमाणु की द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो सकती है। देखो समान भी हो सकती है, अलग अलग वो हो सकती है। प्रोटॉन की संख्या भी समान हो सकती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी समान हो सकती है, लेकिन हमेशा समान हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए 25 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। यानी परमाणु संख्या से किसकी संख्या का। देखो यहाँ पे अपन देखें तो न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, न्यूट्रॉन होगा नहीं क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग भी हो सकती है। अब रही हम कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, क्योंकि अगर एग्जाम्पल ले लो कार्बन 6 हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन भी 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो वरीयता दी जाती है वो हमेशा प्रोटॉनों को दी जाती है। अर्थात प्रोटॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन 6 है तो एटॉमिक नंबर 6 होगा, एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगी। तो यहाँ पे क्या देख रखा है कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। तो ये चलता है आपका बी, प्रोटॉन का। 27 नंबर का क्वेश्चन है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षणिक गुणधर्म कौन सा है। तो देख घनत्व, कथनांक और द्रव्यमान ये नहीं होता है, यहाँ पे होता है डी ऑप्शन सही है। 27 का डी रहेगा। परमाणु क्रमांक उसका अभिलक्षणिक गुणधर्म है, क्योंकि सभी का परमाणु क्रमांक अपने आप में अलग अलग होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फास्फोरस होता है आपका 15 पे, ठीक है, सल्फर 16 पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फास्फोरस जो 15 पे होता है, पी फास्फोरस 15 पे होता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमें पूरी आवर्त सारणी पता होनी चाहिए, कौन से तत्व का क्या परमाणु क्रमांक है। या जनरल से आप ऐसे कर सकते हो 1 से 30 तक, ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक जो यानी हाइड्रोजन से Zn तक, हाइड्रोजन से Zn तक याद कर सकते हो। इतना देखो जनरल केमिस्ट्री, अगर सामान्य केमिस्ट्री आपको पढ़नी है तो परमाणु क्रमांक 1 यानी हाइड्रोजन से लेके परमाणु क्रमांक 30 यानी Zn तक तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर, प्रतीक चिन्ह, नाम और इनके द्रव्यमान संख्या भी आपको पता होनी चाहिए साथ में। तो एल्यूमिनियम 13 पे है, ठीक है, सिलिकॉन आपका यह 14 के आसपास हो जाएगा और मैग्नीशियम आपका 12 के आसपास हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन 17 पे है, तो ये 15 पे है ना, फास्फोरस 15 पे है, तो यह क्लोरीन 17 वाला हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है। भाई नियोन होता है वो 10 पे होता है, नियोन कितने पे होता है, नियोन होता है वो 10 पे होता है। तो यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, बोरोन का 5 है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन 8 पे है, 8 परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का 7 परमाणु क्रमांक, बोरोन का 5 परमाणु क्रमांक, लेकिन और नियोन का 10 परमाणु क्रमांक। अधिक है तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 12 है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना, 12। तो यहाँ पे 29 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। देखो आयरन होता है वो 26 पे होता है, कितना होता है, 26 पे। अगर मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें अलग लो। देखो कैल्शियम है, तो मैग्नीज ले लेते हैं, तो ये है आपका 25 पे, मैग्नीज है वो 25 पे, एटॉमिक नंबर 25। इसके बाद में कैल्शियम है वो 20 पे है और क्रोमियम है वो 24 पे है।
क्रोमियम है वो कितने पे है, वो 24 एटॉमिक नंबर। देखो ये 25 पे है, ये 20 पे है और ये क्रोमियम 24 पे है। हमें पूछा कि आयरन, और आयरन होता है 26 पे, और इससे अधिक तो कोबाल्ट कौन सा है, कोबाल्ट आपका कितने नंबर पे हो जाएगा, 27 नंबर पे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। इसके बाद में निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है, तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 13, सल्फर 15, फास्फोरस कितना हो जाएगा, फास्फोरस आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखें तो ये पोटेशियम कितना है, पोटेशियम के यानी 19 नंबर पे, पोटेशियम के 19 नंबर पे है, तो क्लोरीन 17 की तुलना में ये ज़्यादा है। ये इस तरह का थोड़ा आपको ये क्वेश्चन लाने का मतलब ये है, यहाँ पे इस तरह की आपको आवर्त सारणी की भी नॉलेज होनी चाहिए साथ में ही। हम अगले इसके बाद में है आपका 32 नंबर का क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है, इसमें देख लेते अपन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है, तो मैग्नीशियम होता कितने पे है, 12 पे, तो नियोन आपका 10 पे, सोडियम 11 पे, फ्लोरीन 9 पे और एल्यूमिनियम 12 पे, एल्यूमिनियम है वो 13 पे है, कितने पे है 13 पे। देखो ये है 10 पे, ये 11 पे उपस्थित होता है, और इसका 9 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका होता है वो आपका एल्यूमिनियम का 13 होता है, जबकि इसका 12 होता है। अधिक पूछा गया तो सही आंसर आपका डी रहेगा। देखो ऋण आवेशित परमाणु यानी ऋण आयन में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो देखो प्रोटॉन की संख्या बात करें तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। देखो तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, ये गलत हो जाएगा, बी भी ऑप्शन गलत है, सी भी ऑप्शन गलत है, 33 का डी ऑप्शन सही है। क्योंकि देखो ध्यान से, क्योंकि अगर अपन मान लें कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम, अगर ऋण आवेशित अपन किसको मान रहे हैं, Cl, क्लोरीन 17 है, तो अगर ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- में कन्वर्ट हो जाए, तो यानी इसमें इलेक्ट्रॉन तो 18 हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 17 ही रहेंगे। इसमें भी प्रोटॉन 17 थे और इसमें भी प्रोटॉन 17 ही थे, अभी भी इसमें प्रोटॉन 17 ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से 18 हो गए, तो यहाँ पे सही ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 34 नंबर का क्वेश्चन है, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है तो उसमें होगा। देखो कहने का मतलब है परमाणुक संख्या 11 है, तो अपन किसको ले रहे हैं, सोडियम को। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और उसका जो मास है, उसका मास यानी द्रव्यमान कितना है 23। तो आप दिमाग लगाएं, उसमें एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 होगा। तो देखो प्रोटॉन 11 ये मिला हमें, एक ही ऑप्शन में प्रोटॉन 11 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन इसको देख लेते हैं अपन, तो फिर यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन गलत करना भी आपको आना चाहिए, तभी सही ऑप्शन मिल जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूँ, 11 नंबर दे रखा एटॉमिक, तो सोडियम हो गया, और इसके बाद में 23 इसका परमाणु भार है, यानी इसमें एक तो 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन मिल गया। लेकिन हमें एक 11 का डबल कितना होता है 22, लेकिन अर्थात कहने का मतलब मास किससे ज्ञात करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, तो प्रोटॉन 11 होंगे तो न्यूट्रॉन इसका मतलब 12 है भाई, तभी तो 23 हुआ, तभी तो 23 हो रहा है, ये रहा 23। तो इसका मतलब अपन ये बता सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है, उसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 23 परमाणु द्रव्यमान है, यानी उसका द्रव्यमान 23 है, इसके कारण उसमें 12 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर उसका द्रव्यमान संख्या मानी जाती है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। देखो न्यूट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे न्यूट्रॉन 12 हो चाहे 13 हो, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, लेकिन अपन बात कर रहे हैं प्रोटॉन की संख्या। और पहले ही हमने ऊपर पढ़ा था प्रोटॉन की संख्या क्या निर्देशित करती है, उसके परमाणु क्रमांक को, तो परमाणु क्रमांक की संख्या पूछी गई है, तो प्रोटॉन 10 तो परमाणु संख्या भी 10 ही होगी। 36 नंबर का क्वेश्चन है,
कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। इनकी परमाणु संख्या क्या इनकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? मास यानी द्रव्यमान होता है। तो प्रोटॉन कितने हो गए? 6 और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 6, तो बराबर 12 द्रव्यमान हो गया। तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6 ही होंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन है, Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं और Fe+2 आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? देखो यहाँ पे अपन देखें कि Fe+2 में न्यूक्लियस में प्रोटॉन 26 होते हैं। अब प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं, हमें Fe+2 दे दिया है। Fe+2 का मतलब होता है, देखो Fe+1 का मतलब होता है कि Fe में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, और Fe+2 का मतलब होता है Fe में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। इसी तरह Mn+7 तक चले जाता है, ठीक है। Mn+7 में यानी 7 इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी जो प्लस ऊपर रहता है उसका मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस रहता है अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो देखो 26 प्रोटॉन हैं, यानी वो एटॉमिक नंबर 26 पे है, तो इलेक्ट्रॉन भी उसमें 26 होंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 कम कर दिए हैं, अर्थात 26 में से 2 माइनस करेंगे तो 24 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ए इसका सही आंसर है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वैत प्रकृति पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मेसोन कण, प्रोटॉन कण, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें द्वैत प्रकृति पाई जाती है। कण की और तरंग की डबल नेचर होता है, डबल प्रकृति पाई जाती है, तो किस में होता है? वो इलेक्ट्रॉन में होती है। 38 का सही आंसर डी रहेगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार की? 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ये चारों क्वांटम संख्या होती है। कौन कौन से? देखो मुख्य क्वांटम संख्या है, फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है और चक्रण क्वांटम संख्या है। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएँ होती हैं। इसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव होते हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव होते हैं, +1/2 यदि इलेक्ट्रॉन की स्पिन इस तरह की है। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन घड़ी की दिशा में है या सही दिशा में है तो +1/2 स्पिन मानी जाती है, और यदि इलेक्ट्रॉन की स्पिन इस तरह से घड़ी की विपरीत दिशा में है तो -1/2 मानी जाती है। तो 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी होती है, +1/2 और -1/2। एक तो घड़ी की दिशा में इलेक्ट्रॉन यानी सही दिशा में, घड़ी के विपरीत क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो स्पिन क्वांटम संख्या के 2 मान संभव होते हैं। देन इसके बाद में है 41 नंबर 41 नंबर का क्वेश्चन, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान है। इंपॉर्टेंट करना, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जिनमें प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक, देखो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दी है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक आ सकता है या प्रोटॉन भी आ सकता है। तो बात एक ही है कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक समान है, यानी उनका स्थान समान है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, तो उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। परमाणु को समस्थानिक कब कहा जाता है? वो ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था 41 वही है। इसमें देखो ए सही ऑप्शन है, इनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। परिभाषा को अच्छे से याद कर लेना आप, परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समस्थानिकों तथा समभारकों के संबंध में नहीं है? एक तो समस्थानिक पूछा और समभार। देखो समभार में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, तो बिल्कुल ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं।
समभारकों में परमाणु संख्या समान होती है, ये भी ऑप्शन गलत है। समभार में द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो न तो सही उत्तर का चयन करें, न तो एक सही है नहीं दो सही है, अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। अब क्यों सही नहीं है कि समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या नहीं होती, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, प्रोटॉन संख्या समान होती है, ठीक है। और समभारकों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है। तो यहाँ पे इस तरह से इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का है, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का क्या कारण है, यानी द्रव्यमान अलग अलग क्यों होगा अगर वो समस्थानिक है। तो देखो उन्हें प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती, प्रोटॉन इतना इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान में गिनते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान में गिना ही नहीं जाता है। तो डी और सी ऑप्शन तो इलेक्ट्रॉन आते ही गलत हो गए बिल्कुल ही। यहाँ पे रहे ए और बी ऑप्शन। तो बी में क्या हो गया कि प्रोटॉन अलग अलग होंगे, तो प्रोटॉन इतना रोल नहीं करता। हम प्रोटॉन को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जरूर गिनते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन को भी साथ में गिना जाता है। तो हम करेंगे बी ऑप्शन। उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, इस कारण उनके जो द्रव्यमान में अंतर आ सकता है। तो बी ऑप्शन सही होगा अपना। 45 नंबर का क्वेश्चन है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है। समान तत्व के सभी आइसोटोप्स में क्या होता है। तो एक जैसे परमाणु क्रमांक किंतु परमाणु संहति अलग अलग। कहने का मतलब आइसोटोप वही समस्थानिक पूछा गया, आइसोटोप उनका स्थान समान है, इंग्लिश वर्ड दे दिया है समस्थानिक के स्थान पर। परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन परमाणु संहति अर्थात द्रव्यमान मास अलग अलग होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 45 नंबर का। 46 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती तो उसे क्या कहते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था आइसोटोप कहते हैं, यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है और परमाणु क्रमांक समान है तो उसे आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक भले अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या एक समान है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार या समभारिक कहते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, आइसोटोप के रासायनिक गुण होते हैं। आइसोटोप के रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक उनमें समान होते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे अपन देखें तो सी तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ही नहीं, और ड्यूटेरियम 1H1 के द्वारा दर्शाते हैं, यह हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है। प्रोटियम हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक, और ट्राइट्रियम यह हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है। ये ऊपर भी मैंने क्वेश्चन में बताया था, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ड्यूटेरियम है, प्रोटियम और ट्राइटियम 3 समस्थानिक। लेकिन रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा है ये पूछा है, तो रेडियो एक्टिव जो समस्थानिक है वो डी होता है, ट्राइट्रियम। कौन सा होता है, डी होता है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, समभारकों में, यानी वही समभार वाला आ गया, आइसोबार आ गया में होता है समान भार संख्याएं, अर्थात उसका मास है, उसका जो द्रव्यमान है वो सेम होता है, लेकिन परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ए इसका सही ऑप्शन होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। 51 का सही आंसर सी होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। 51 नंबर का क्वेश्चन है, 2 तत्वों यानी कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही समभारिक और समस्थानिक वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। देखो 2 तो कैल्शियम तत्व हैं, मतलब एक तो परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम और दूसरा है आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18, और दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या, यानी एक तो 20 पे प्रेजेंट है, एटॉमिक नंबर 20 है, और एक का 18 है, लेकिन इसका भी द्रव्यमान संख्या 40 है और इसकी भी द्रव्यमान संख्या 40 है। तो परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान समान क्या कहलाते हैं, समभारिक, आइसोबार कहलाते हैं। 51 का सही आंसर सी हो जाएगा। 52 का आंसर देखते हैं, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की
संख्या यानी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता। देखो ये कोई परमाणु हैं, ठीक है, ये नाभिक है, और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ये उच्च ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। इनको अंतिम ऊर्जा स्तर या अंतिम कक्षा भी कहते हैं या बाह्यतम कक्षक भी कहते हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो तत्व के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं? इनको क्या कहा जाता है? इनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो 53 का सही आंसर ए हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। जबकि देखो जो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि क्यूरी थी उसने तो उसकी इकाई दी थी। किसने दी थी इकाई? जो यूनिट किसने दी थी? तो ये बी ऑप्शन होगा। और यहाँ पे परिघटना की खोज की थी तो हेनरी बेकरेल ने की थी। 55 नंबर का क्वेश्चन है, देखो रेडियोधर्मिता की यूनिट की आ गई, बाकी वही क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की यूनिट किसने दी थी? तो क्यूरी ने दी थी। किसने दी थी? क्यूरी ने, यानी क्यूरी ने दी थी। और इसका है क्या? यूनिट पूछी गई है तो यूनिट होगी आपकी क्यूरी। 56 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियोधर्मिता मापी जाती है। रेडियोधर्मिता किसके द्वारा नापी जाती है? तो ये 56 का सही आंसर ए होगा। गीगर मुलर काउंटर एक यंत्र होता है जिसके द्वारा रेडियोधर्मिता नापी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। गीगर मुलर काउंटर रेडियोधर्मिता मापने वाला यंत्र होता है। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? शीशा, इस्पात, लोहा या एल्यूमिनियम? तो देखो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं इस्पात, एल्यूमिनियम और जो लोहा है, इनके साथ में क्या कर लेते हैं? इनके साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, केमिकल अभिक्रिया रासायनिक रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन पीबी लेड के साथ में जिसे शीशा भी कहते हैं, रिएक्शन इजीली नहीं करता है। इस तो बने पात्र में रखा जाता है। 57 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा तीनों प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। अल्फा, बीटा, गामा तीनों प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन कौन कर सकते हैं? रेडियोधर्मी तत्व कर सकते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? देखो अल्फा किरणें, गामा किरणें, एक्सरे किरणें, इनमें ऋणात्मक आवेश नहीं होता है, याद रखना। पुनः बता रहा हूँ, देखो बीपीएससी 2002 में पूछा गया, बिहार स्टेट पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अल्फा, गामा और एक्सरे में ऋणात्मक नहीं होता है। बीटा किरणें ऋणावेशित होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बीटा किरणें मानी गई हैं। इलेक्ट्रॉन को हम बीटा किरणें मान सकते हैं। तो यहाँ पे बीटा किरण किसको? इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, अर्थात ऋणात्मक ये होती है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समस्थानिक उत्पन्न होते हैं? समभारिक उत्पन्न होते हैं। तो बीटा किरणों के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। किसके उत्सर्जन से? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा बी, बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन यानी द्रव्यमान और आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो जब अल्फा, बीटा और गामा, जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, देखो 61 का सही आंसर बी होगा। गामा किरणें जब उत्सर्जित होती है तो रेडियोधर्मी पदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ना तो द्रव्यमान उसका परिवर्तन होता है, ना ही उसके आवेश में परिवर्तन होता है। कौन सी किरणें? बीटा किरणें और गामा किरणें, और बीटा किरणें वो ऋणावेशित होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन होती है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, अल्फा, बीटा, गामा की भेदन शक्तियाँ अपने आरोही क्रम में किस प्रकार क्रम में होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखो ये अल्फा, बीटा और गामा, तो यहाँ पे क्रम पूछा गया आरोही क्रम, यानी उसके हमें घटते क्रम में जमाना है। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि
गामा किरणें सबसे पहले हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होती है वो गामा किरणें, इसके बाद थोड़ी ज़्यादा प्रभावी, थोड़ी कम बीटा और सबसे कम अल्फ़ा किरणें। तो ये याद रखना, गामा किरणें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है और अल्फ़ा किरणें सबसे कम और बीटा मध्यवर्ती होती है। इनका ये घटता क्रम है, ये ज़्यादा और ये कम होती है। इसके बाद में 63 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति विकिरण कौन सी है, यानी सबसे कम पारगम्यता वाली। तो अभी हमने पढ़ा था अल्फ़ा बीटा गामा तीनों पढ़ी थी, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों। तो अल्फ़ा तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता वाली होती है, इसके बाद में बीटा आती है, लेकिन एक्सरे भी आ जाती है इनके, लेकिन इससे भी लो कैटेगरी सबसे कम, तो अल्फ़ा किरणें कौन सी हो जाएगी, अल्फ़ा किरणें। तो ये क्रम याद रखना, सबसे ज़्यादा तो ये होती है, फिर ये हो जाएगी और अंत में ये आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पूछा गया है कि अल्फ़ा कण में क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। मैं आपको बता दूँ, अल्फ़ा कण होते हैं वो हीलियम के द्विआवेशित कण होते हैं, हीलियम+2 के द्विआवेशित कण मान सकते हो आप अल्फ़ा कणों को। तो अल्फ़ा कण क्या होते हैं, तो अल्फ़ा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर का क्वेश्चन, अल्फ़ा पार्टिकल्स डैश डैश होते हैं, यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स है क्या। तो अभी मैंने आपको बताया था हीलियम जैसे होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका होगा। देखो बिल्कुल हीलियम के केंद्र जैसे, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, किसमें, अल्फ़ा कणों में। देखो हीलियम के केंद्र में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो अल्फ़ा कण में भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। इसके बाद में 66 नंबर का क्वेश्चन है, अल्फ़ा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है। तो वही अल्फ़ा कण के बारे में पूछा है कि हमें दूसरे ऑप्शन देखने ही नहीं है, ठीक है, हमें अल्फ़ा कण हीलियम को ढूंढना है। हीलियम कहाँ दिख रहा है, सीधा ऑप्शन बी ढूंढो, बी पे क्लिक करो, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। अल्फ़ा कण पूछे तो हीलियम वाला ऑप्शन ही हमको ध्यान रखना है। तो हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, ठीक है, तो ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 रहेगा। देखो, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या होती है, बीटा किरणें है क्या। तो बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 67 का सही आंसर डी होगा, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन है। केंद्रक या न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ही क्या है, बीटा किरणें होती है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन ही बीटा किरणें हैं। हमें बीटा किरणों के बारे में आया तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वाले ऑप्शन पे जाना होगा। तो 67 का सही आंसर डी हो जाएगा। गामा किरणें किससे बनी होती है, तो गामा किरणें होती है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। गामा किरणें किससे बनी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी हुई होती है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है, यानी किसी नाभिक में गामा क्षय से क्या होता है। देखो, उसकी द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि परमाणु क्रमांक नहीं बदलता। ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट दे रखा है। नाभिक के द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती जबकि इसका परमाणु क्रमांक बदल जाता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदल जाते, ये भी गलत स्टेटमेंट। अब गलत क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी गामा किरणें उत्सर्जित होती है तो परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, न तो द्रव्यमान संख्या बदलती न ही उसका परमाणु क्रमांक बदलता है। तो 69 का सही ऑप्शन डी होगा। न तो भाई उसका आवेश बदलेगा, न उसका द्रव्यमान बदलेगा, न उसके परमाणु क्रमांक बदलेगी, क्योंकि गामा किरणें हैं। यदि अल्फा बीटा हुई तो कुछ चेंज जरूर हो सकता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। देखो, शीशा, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, ये तीनों नहीं है, प्लूटोनियम है। कौन सा है, प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, काफ़ी खतरनाक तत्व है ये प्लूटोनियम, और बम बनाने में इन प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। जो भी परमाणु बम बनाए जाते हैं इनमें रेडियो एक्टिव तत्व प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। 71 नंबर का क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन,
कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, तो जीवाश्म क्या हो जाएगा, यानी जो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, आपने पढ़ा होगा यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर भी आपने पढ़ा होगा और केमिस्ट्री के किसी भी की अर्ध आयु ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। तो जीवाश्म का, मुख्य रूप से जीवाश्म का इनमें उपयोग किया जाता है। देखो ये रहा, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन से समस्थानिक का प्रयुक्त होता है, यानी देखो जिस तरह से अपने अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो कोई वस्तु इतने साल पुरानी है, सिक्के इतने साल पुराने, तो उनकी तिथि कैसे ज्ञात की, उनकी अर्ध आयु ज्ञात की जाती है और उसमें केमिस्ट्री का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता 4,000 साल पुरानी है, तो वो कैसे, वो कार्बन तिथि उनकी ज्ञात की गई है, किसके द्वारा कार्बन तिथि ज्ञात की गई है, और इसमें ये कार्बन 14 के समस्थानिक का उपयोग किया जाता, 12 वाला उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, कार्बन तिथि निर्धारण में याद रखना, कार्बन का जो 6 तो परमाणु क्रमांक है, लेकिन ये इसका द्रव्यमान संख्या 14 है, ये वाला कार्बन उपयोग किया जाता है। 13 वाला और 12 वाला उपयोग नहीं होता है, ये केवल कार्बन 14 वाला उपयोग होता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, देखो एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या होगा। देखो अब 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आप अर्ध आयु क्या है इसको समझ जाओगे। ठीक है, देखो 75 दिन में कहने का मतलब अगर उसकी आधा दिन दे रखे हैं और पूर्ण रूप से पूछे तो पूर्ण रूप में हमेशा 75% उसका भाग अपघटित होगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को, देखो एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है, अर्ध आयु 10 दिन है, तो उसका क्या अभिप्राय है, तो पदार्थ का पूर्ण विघटन 10 दिन में 20 दिन में होगा, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत। अब हम क्या सोचेंगे, 10 दिन आधी आयु है तो 20 दिन पूरी हो गई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 20 दिन में तो 75% आयु उसकी घटेगी, 25% शेष रह जाती है हमेशा। 40 दिन में घटेगी तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, ए और बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसके बाद में देखें, देखो ये 5 दिनों में ऑप्शन होगा, ये भी गलत होगा, सी ऑप्शन सही है। पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में होगा, अर्थात 75% का भाग, जो 75% भाग होगा उसका जो विघटन, यानी 75% जो जीवन अवधि है वो इसकी 20 दिनों में होगी। तो आप सोचोगे 25% कहाँ गया, 25% शेष रह जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक इसी तरह और पढ़ लेते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन और है, इसमें और समझ में आ जाएगा। देखना, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन है, 70 दिन आधा जीवन काल है, तो आप कितना समझोगे, इसका मतलब 140 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन 25% हमेशा याद रखना। ठीक है, 25% शेष रहेगा, इतना याद रखना। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25% रहेगा, यानी 1 ग्राम पूरा था तो उसकी जीवन अवधि कितनी थी, 140 दिन टोटल पूरी जीवन अवधि होगी, लेकिन कितना शेष रह गया, तो वो 140 दिन के बाद 0.75% यानी 0.75% तो उसका जीवन यापन हो गया है, लेकिन 0.25% रह जाएगा 140 दिन के बाद भी। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी समझ लें। देखो, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 16 वर्ष 1600 वर्ष है, तो अपन सीधा समझेंगे इसका मतलब 3200 साल पूर्ण आयु होगी, और फिर हम दिमाग लगाएंगे 25% 3200 साल होने के बाद भी 25% रहेगा इसका मतलब। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि 25% अंश कब बचेगा, तो सीधा फंडा लगाओ, 1600 है तो 3200 तो पूरा हो जाएगा, इसके बाद में रहेगा 25%, तो कहाँ दिख रहा है, ये रहा 3200 साल। 76 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया में किसका उपयोग किया जाता है, तो फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है, और कोबाल्ट 60 का भी उपचार कैंसर में किया जाता है, लेकिन वो विकिरण कैंसर में, ठीक है, विकिरण के उपयोग में ये रेडिएशन दी जाती है, ताप देना। आपने सुना होगा कि कैंसर में जो ताप भी दिया जाता है, सेक दिया जाता है, शरीर को गर्मी दी जाती है, तो कोबाल्ट 60 कैंसर में उपयोग होता है, और ब्लड कैंसर में उपयोग किया जाता है तो फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है पूछा गया, इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट यूपीपीएससी 2010 में आ चुका है, उत्तर प्रदेश स्टेट पीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। देखो
कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अबूर्द का उपचार, अर्थात शरीर में जो कैंसर हो जाती है, गांठ बन जाती है, छोटी मोटी गांठें बन जाती है, तो उसके अंतरंग के अबूर्द मतलब गांठों का उपचार करने में उपयोग किया जाता है। फिर आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड अबूर्द का उपचार, थायराइड गांठ को निकालने में या थायराइड रोग में उपचार किया जाता है। तो ए और बी ऑप्शन सही है। ल्यूकेमिया श्वेत रक्तता का उपचार, फास्फोरस 32 हमने अभी पढ़ा, जो ब्लड कैंसर हो जाता है श्वेत रक्तता उत्पन्न होती है, ल्यूकेमिया कहते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन गोल्ड 198 रेटिना दोष, ये बिल्कुल गलत, डी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अबूर्द का उपचार, आयोडीन 131 में थायराइड अबूर्द का उपचार, फास्फोरस 32 में ल्यूकेमिया का उपचार होता है, जबकि डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद में 78 क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। ऊपर मैंने बताया था विकिरण में उपयोग होता है। अब क्यों उपसर्जित होता है, अब क्यों उपयोग होता है, क्योंकि वो गामा विकिरणें उत्सर्जित करता है। क्या करता है, गामा विकिरणें उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर में होता है, विकिरण का उत्सर्जन करता है, और कौन सी विकिरणें, गामा किरणें। इसके बाद में 79 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखो ये यूपीएससी में पूछा गया है, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया यूपीएससी। अब इसमें देख लेते हैं अपन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। देखो सूची 1 में तत्व दे रखे हैं और सूची 2 में उनके अनुप्रयोग दे रखे हैं, मिलान करना है। देखो यूरेनियम का समस्थानिक, तो यूरेनियम नाभिकीय ईंधन में किस में उपयोग होता है, तो यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन हो जाएगा। इसके बाद कोबाल्ट 60 अभी मैंने पढ़ाया था आपको कैंसर के उपचार में, तो 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर आयोडीन मिला तो हमें गलगंड रोग का उपचार करने में उपयोग होते हैं, तो बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। और रेडियम का उपयोग द्वितीय कैंसर के उपचार में, तो यहाँ पे ए का ऑप्शन 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही है। पुनः बता रहा हूँ, यूरेनियम समस्थानिक नाभिकीय ईंधन के रूप में उपयोग, कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में, आयोडीन का समस्थानिक गलगंड के उपचार में, रेडियम का समस्थानिक द्वितीय कैंसर के उपचार में होता है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरणें पैदा होती है। तो देखो संलयन क्रिया, नाभिक रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये देखो ये क्रिया भी कंट्रोल होती है, ये भी कंट्रोल हो जाती है, ये भी कंट्रोल होती है। लेकिन नाभिक जो विखंडन की क्रिया है ये कई बार नियंत्रित नहीं भी होती है। ठीक है, जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं होती तब तक वो विखंडन करते रहते। सबसे खतरनाक रिएक्शन है या विकिरण पैदा कर सकता है, तो वो विखंडन अभिक्रिया, बी ऑप्शन सही होगा। 81 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन डैश की क्रिया है। देखो एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड होना। देखो परमाणु, देखो विखंडन क्या होता है और संलयन क्या होता है। विखंडन का मतलब होता है एक परमाणु का 2 भागों में टूटना या उस नाभिक के टुकड़े हो जाना, यानी खंडन, तो नाभिक का टूटना। और संलयन का मतलब होता है जोड़ना। 2 या 2 से अधिक नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो उनको संलयन कहते हैं, उसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो नाभिकीय विखंडन पूछा गया है, तो एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड यानी उसको तोड़ देना। 82 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन और कारण दिया गया। अभिकथन क्या है, परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो बिल्कुल सही है ये अभिकथन सही है। परमाणु विखंडन की देखो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई रिएक्शन है तो वो परमाणु विखंडन रिएक्शन है। कारण है वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है और परमाणु विखंडन कहलाता है, तो कारण भी सही है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, अभिकथन कारण दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या यानी उचित व्याख्या भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। देखो इस बात को समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन या क्या कहलाता है, मतलब कि एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है, परमाणु विखंडन या नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसके बाद में आपका 83 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस सिद्धांत पर आधारित है।
तो परमाणु बम इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। 83 का सही ऑप्शन बी होगा कि परमाणु बम किस पे काम करता है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। जबकि हाइड्रोजन बम नियंत्रित नाभिकीय विखंडन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन परमाणु बम से हानि इसलिए पहुंचती है कि वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है 84 नंबर का, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो देखो तापीय, न्यूक्लियर, रासायनिक, देखो रासायनिक अभिक्रिया जरूरी नहीं है, न्यूक्लियर भी जरूरी नहीं है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया तो आपका कौन सा, हाइड्रोजन बम हो जाएगा। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है, कम नुकसान पहुंचता है। लेकिन जैसे ही परमाणु प्रस्फोटन, परमाणु का फैलाव, तो ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कौन सी है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जैसे जापान में 2 बम गिराए थे, ठीक है, यह क्वेश्चन आगे आ ही गया है, देख लो। जापान में जो परमाणु बम गिराए गए थे, 2 परमाणु बम गिराए गए थे, और वो दोनों ही अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के तहत सिद्धांत पे काम कर रहे थे, इसलिए आज तक वहाँ पे मतलब नुकसान पहुँचा हुआ है काफ़ी सालों तक। देन नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जापान पर गिराए गए परमाणु बम के नाम क्या थे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, लिटिल बॉय और फैटमैन। उन परमाणु बम का नाम क्या है, लिटिल बॉय एंड फैटमैन। 86 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो इसमें देखो सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। तो मैंने आपको पहले बताया था परमाणु बम बनाने में प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, एक रासायनिक पदार्थ है ये। तो 86 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है। तो मैंने बताया था नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 नाभिक आपस में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार के हमें क्वेश्चन ढूंढना है। देखो खंडित होगा नहीं, खंडित होगा नहीं, खंडित होगा नहीं, क्योंकि खंडित में क्या हो रहा है, नाभिकीय विखंडन। जबकि हमें पूछा क्या, संलयन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2 हल्के न्यूक्लियाई यानी नाभिक मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जबकि विखंडन होता है तो वो नाभिकीय विखंडन कहलाता है, जबकि जुड़ते हैं तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन रहेगा 90 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन कट गए हैं। हाइड्रोजन बम, देखो हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया था, तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। किसके द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। 91 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 91 का सही आंसर डी हो जाएगा। एनरिको फर्मी के द्वारा परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया गया था। 92 नंबर का क्वेश्चन है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रोड यानी कैडमियम की रोड क्या काम करती है। यानी नियंत्रक रोड का क्या काम होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको कैप्चर करने का काम करता है, उनको अवशोषित करता है। इस प्रकार का ऑप्शन देख लेते अपन, कहीं मिलता है। देखो विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करना, इस प्रकार तापमान में अत्यधिक वृद्धि को रोकता है। देखो अवशोषित करता है लेकिन ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में अपन देख लेते हैं, देखो चेन रिएक्शन यानी श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो नियंत्रक रोड होते हैं यानी जो संदमक के रूप में यहाँ उपयोग किया जाता है, तो इनका ये काम होता है कि जो रिएक्शन चलती रहती है तो अब उनको कंट्रोल भी करना पड़ता है। कंट्रोल करने के लिए कैडमियम की रोड उपयोग करते हैं। तो ये कैडमियम की रोड न्यूट्रॉन, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं उनको अवशोषित करेगी, और जैसे ही अवशोषित करेगा तो आगे रिएक्शन जा नहीं पाएगी, क्योंकि जो भी अतिरिक्त कण थे उनका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो चुका है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए
डैश डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को अवशोषित कर सकता है। अभी हमने पढ़ा था किसका उपयोग करते हैं, कैडमियम की रॉड का। देखो क्वेश्चन को समझना आप ध्यान से। नाभिकीय रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया जो विखंडन रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका, कैडमियम का, जिसमें खुद में कोई विखंडन नहीं होता है लेकिन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और चेन रिएक्शन को रोक लेता है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है, तो उनमें क्या होता है, विखंडन होता है। क्या होता है, विखंडन होता रहता है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का क्वेश्चन। देखो, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन स्पेशली किसी एक रिएक्टर का नाम है, यानी किसी एक, जैसे कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, तो ये जनरली सभी रिएक्टर के लिए नहीं पूछा गया, ये नाम देकर रिएक्टर पूछा है। तो उसमें देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और समुद्र जल का तो उपयोग ही नहीं करते हैं। हम प्रयोग कर सकते हैं एक तो भारी जल D2O का और द्रवित सोडियम का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उपयोग होता है वो द्रवित सोडियम ही उपयोग होता है, भारी जलों का उपयोग नहीं होता है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसको प्रयोग में लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका भारी जल। क्या हो जाएगा, भारी जल। अब बोरॉन को भी कई जगह उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, कैडमियम का भी उपयोग कर सकते हैं कई जगह, बोरॉन पे, लेकिन यहाँ पे जो प्रायोरिटी दे, कैडमियम का तो उपयोग कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो भारी जल D2O होता है। क्या होता है, देखो एक तो होता है आपका द्रवित सोडियम, द्रवित सोडियम होता है, एक होता है कैडमियम, एक होता है भारी जल। इन तीनों का उपयोग हम कर सकते हैं उस रिएक्शन को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, यानी उसको रोकने का काम करता है। तो अभी हमने पढ़ा क्या द्रवित जल मिल रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी द्रवित यानी द्रवित सोडियम नहीं है, कैडमियम नहीं है, कौन सा ऑप्शन मिला, D2O भारी जल। D2O भारी जल का सूत्र होता है D2O, तो ये भारी जल मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। 98 नंबर का क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था ग्रेफाइट को भी उपयोग करते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन मिल गए आपको, एक तो भारी जल D2O, इसके बाद द्रवित सोडियम भी उपयोग कर सकते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग कर सकते हैं और कैडमियम की छड़ का उपयोग कर सकते हैं। ये 4 तत्व हैं जो कि चेन रिएक्शन को रोकने के लिए उपयोग करते हैं और क्या करते हैं, अतिरिक्त तो न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। इसके बाद 99 नंबर का क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना या न्यूट्रॉन को अवशोषण कर लें। देखो नाभिकीय क्रिया को रोकना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इसलिए ये गलत हुआ क्योंकि ए ऑप्शन ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से तो न्यूट्रॉन की गति को ही रोकते हैं। डी ऑप्शन भी हो सकता था अगर ए नहीं होता तो, लेकिन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे, ए सही होगा। न्यूट्रॉन की गति को रोक लेते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर में रिएक्शन रुक जाती है। इसके बाद में 100 नंबर का क्वेश्चन है, आज के अपने ये जो पार्ट फर्स्ट है, देखो यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है आज का ये, किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल D2O का क्या कार्य होते हैं। हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, हम सीधा ऑप्शन देखेंगे क्या क्या काम होते हैं इसके। देखो भी आयनाइज ये नहीं हो सकता, बर्फ जल का मिश्रण ये नहीं है। देखो हाइड्रोजन के क्या होता है, मतलब ये क्या होता है ये पूछा गया है, सॉरी। तो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड है ना ये, तो ये ऑक्साइड होता है, इसको भारी जल कहा जाता है। हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड होता है, D2O जिसे कहते हैं, ये भारी जल होता है। देखो इस प्रकार हमने ये बाय लुसेंट बुक के जो केमिस्ट्री के 800 क्वेश्चन दे रखे हैं उसका हम 100 टॉप क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद में हम पार्ट दूसरा भी लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।